आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 15। आप आम खाओ ना। कहाँ है आम? श्रद्धा जैसे नींद से जागी। पेड़ पर, युवराज ने कहा और उसकी नाक पकड़ ली। अब श्रद्धा की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। युवराज को देखकर उसने मुंह बना लिया। वो सब छोड़िए अर्जुन, अगर चलना है तो बोलो। शिप्रा ने दोबारा कहा तो सभी एक साथ चिल्ला दिए, चलना है। बस में सवार होकर सभी उदयापोल पहुंच गए। वहाँ एक पोहे की लारी लगी थी। सुबह के 4 बजे सुबह सबने पोहे खाकर चाय पी और माहौल में चार चांद लगा रहा था। बस में बजता वो गाना और उस पर थिरकते सबके कदम। वीरे 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 जिंद अपनी वीरे, बिगड़ी सी आदत है साली सालों की ये, बिखरे से ख्वाबों को मुट्ठी भर के जी ले, लम्हों को डब्बे में बंद करके हम जी लें। गहरी है मीलों सी यारी अपनी वीरे, उतरे जो मौजों में लंबी सांसें, खींचे बन जाए किनारे दो पैरों के नीचे। मज़ा आ गया। बहुत ही ज़ोरदार पोहे थे। काजोल ने कहा तो सबने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद सभी वापस रिजॉर्ट पहुंच गए। जाते जाते संजू ने सभी बच्चों से कहा, मज़ा आया? तो सभी एक साथ उसके गले में झूल गए। फिर सब शिप्रा को गले लगाते हुए बोले, ये स्पेशल पोहे के लिए। सब बहुत थक चुके थे। अगले दिन हल्दी थी तो सबको समय से ही उठना था। युवराज ने शिप्रा से कहा, इसे ज़रा पकड़ के ले जाना, कहीं भी गिर सकती है। शिप्रा को उसकी बात पर हंसी आ गई और श्रद्धा ने मुंह बना लिया तो युवराज ने भी उसे हवा में किस उछालते हुए आंख मार दी। संजू और रत्ना सभी बच्चों को उनके कमरे तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। रत्ना का कमरा आ चुका था तो उसने संजू को गुड नाइट कहा और अंदर जाने लगी कि पीछे से संजू ने उसकी कलाई पकड़ ली। रत्ना उसे देखने लगी तो संजू ने उसके पास आकर कहा, मत जाओ ना संजू, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, कुछ देर के लिए हमें सोना चाहिए, है ना? संजू के गाल पर हाथ रखते हुए रत्ना ने प्यार से कहा तो उसकी हथेली पर किस करके वो जल्दी से वहाँ से चला गया और रत्ना मुस्कुरा दी। आज हल्दी का फंक्शन था तो सभी ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। दूल्हे ने सफ़ेद कलर के चिकन पर नींबू कलर की कढ़ाई का काम के लिए एक जैसे कुर्ते और नींबू रंग की धोती पहनी थी। आंखों पर काले चश्मे लगाए वो किसी भी लड़की का दिल धड़काने में सक्षम थे। दुल्हनों ने क्रॉप टॉप और लहंगा पहना था। लाइट मेकअप, खुले बाल और ज्वेलरी के नाम पर बस मांग टीका लगाए सभी बेहद हसीन लग रही थी। हल्दी के प्रोग्राम के लिए गार्डन में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर पलंग लगे हुए थे और लाइव डीजे चल रहा था। सभी दुल्हों के लिए एक स्टेज लगा था तो दुल्हनों के लिए एक। चश्मे की आड़ में दूल्हे बड़े आराम से अपनी दुल्हनिया को ताड़ रहे थे। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। पहले सभी लड़कों को हल्दी लगी, जो सबसे पहले नेहा ने सबको लगाई। संजू का तो उसने नाक ही खींच लिया। धीरे धीरे फिर एक एक करके सबने उन्हें हल्दी लगाई और उसके बाद ये सिलसिला लड़कियों के साथ हुआ। वहीं औरतें ढोल बजा रही थी और सभी बच्चे डांस कर रहे थे। ओ कुड़िए गुड़ किने खा लिया स्वीटी, गुड़ वाली चाह किने पीती स्वीटी, बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचा, ओ खिंच के मारे किने सीटी, ओ छड्डो जी छड्डो जाके पकड़ो वो हलवाई के जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, वो सबको बात है ये समझाई। विशाल जी और नरेंद्र जी वहाँ आकर उनके साथ नाचने लगे और लड़कों को भी अपने साथ ले लिया। हो ओ गुड़ नाल इश्क मिठा ओए होए, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा ओए होए, ओ रब्बा लगना किसी नू जावे, गुड़ नाल इश्क मिठा। विशाल जी ने शिप्रा की ओर अर्जुन से श्रद्धा की बलाइयाँ ले ली तो नरेंद्र जी ने रत्ना की। वो भी उन सब के साथ नाचने लगे। ओ सोनी मेरा दिल ले गई ओए होए, हाय कुड़ी मेरा दिल ले गई ओए होए, ओ मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नाल इश्क मिठा। मीना जी और अनामिका जी भी आगे आ गई और डांस करने लगी। चांद चटोरा शगना दा जोड़ा, बज दिया ये शहनाइयाँ जी, रंग रंगीली मेहंदी लाके भरभर नाल कलाइयाँ जी, जी डोली लेके आया ढोल नाओ गुड़ नाला उश्क मिठा। नेहा ने तीनों लड़कियों को छेड़ते हुए कहा, हाय फोटो तेरा खान खान रगदा निगा मारिया तेरी आँख दा नी, फोटो तेरा खान खान। तभी वहाँ अनंत आ गया। वो तो उसके साथ नाचने लगे। सुन में मुंडिया दूर ही रह, तेरा चेहरा मैनू जचदा नहीं, पीछे पीछे क्यों है घुमदा, ओए गुड़ नालो इश्क मिठा। तीनों लड़कों और तीनों लड़कियां साथ में नाचने लगे।
हाय दिल वाली बातें कभी मुझको बता कुड़िए, तू एक बारी हंस के दे जा। दिल दी न मानो दिल बड़ा है बेईमान, तुझ पे जो आया मैं तो हुई बदनाम। चावे नहीं बोलना ओ गुड़ नाल इश्क मीठा। अर्जुन ने पहले श्रद्धा को हल्दी लगाई तो श्रद्धा ने भी उसे हल्दी लगा दी और उसके गले लग गई। फिर उसने रत्ना को भी हल्दी लगाई और रत्ना ने भी उसे। युवराज ने भी शिप्रा को हल्दी लगाई और शिप्रा ने उसे। दोनों की आंखें नम थी, जिसे छुपाते हुए वो जल्दी से रत्ना के सामने आ खड़ा हुआ और उसे हल्दी लगा दी। रत्ना ने मुस्कुराते हुए पहले उसके आंसू पोंछे, फिर उसने भी युवराज को हल्दी लगा दी। इसी तरह संजू ने भी शिप्रा और श्रद्धा को हल्दी लगा दी। लगा क्या दी, उनके पूरे मुंह पर चपेट दी। श्रद्धा और शिप्रा ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर हाथों में हल्दी भर के संजू के बालों में और उसके पूरे चेहरे पर लपोट दी। सभी उन तीनों को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी तीनों लड़कों के सर पर पारी की थैली आकर फूटी। उन्होंने हैरानी से पलटकर देखा तो सभी बच्चे आपस में होली खेल रहे थे। फिर क्या था, फिर तो सभी उन लोगों में मिल गए। फिर ना तो वहाँ कोई छोटा बड़ा था और ना ही किसी को अपने कपड़ों की परवाह थी। वैसे मान्यता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है एक दूसरे पर रंग डाला जाता है, ये शगुन होता है। आजकल सबके कपड़े बहुत महंगे महंगे होते हैं तो लोग ये रस्म अब कम करते हैं, और अगर करते भी हैं तो हल्के से छींटे डाल देते हैं। तभी होली खेलने में व्यस्त थे तो मौके का फ़ायदा उठाकर तीनों ही लड़के अपनी लड़कियों को वहाँ से ले गए। क्या कर रहे हो संजू, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, रत्ना ने चलते हुए ही संजू से कहा। संजू उसे लेकर एक तरफ आकर बोला, कोई नहीं देखेगा, और अब बाकी सबसे ध्यान हटाकर मुझ पर ध्यान दो आप। अब रत्ना भी नॉर्मल होकर उसे देखने लगी। अच्छा, क्या ध्यान दूँ तुम पर? हल्दी है आज हमारी और हमने ही एक दूसरे को हल्दी नहीं लगाई, संजू ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रत्ना अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली, बात तो सही है तुम्हारी, पर पहले ये बताओ तुम्हें हल्दी लगाऊं कहाँ? बोलते हुए रत्ना ने उसका मुंह आईने की ओर मोड़ दिया। संजू ने पहले खुद को देखा, वो पूरी तरह से हल्दी में लिपटा हुआ था। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, जिसे समझ रत्ना ने वहां से भागने की कोशिश की, पर संजू ने उसे पकड़ लिया। संजू धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और रत्ना पीछे खिसकते हुए बोल रही थी, नहीं संजू देखो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। फिर संजू के पीछे की ओर देखते हुए गंभीर चेहरा बनाते हुए बोली, माँ। संजू ने झट से उसका हाथ छोड़कर पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। संजू जब वापस रत्ना की ओर मुड़ा तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। संजय माहेश्वरी से होशियारी, अपने होठों को टेढ़ा कर संजू ने कहा और रत्ना के जाने की दिशा में भाग गया। रत्ना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं संजू ना आ जाए कि अचानक वो किसी से टकरा कर गिर गई। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे, इस बार भी वो संजू से टकराई और इस बार भी वो उसके ऊपर ही था। इस बार भी उनकी आंखें आपस में उलझ चुकी थी और उस रस्म को पूरा किया उस गाने ने, जो ठीक उसी वक्त डीजे बाबू ने लगाया। तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आँखों में भी तुझे दिखता है क्या। रत्ना को होश तो तब आया जब संजू पलटकर उसके ऊपर की तरफ आ गया। रत्ना कुछ समझ भी नहीं पाई और संजू ने उसके चेहरे को अपने चेहरे की हल्दी से रंग दिया। रत्ना की पलकें शर्म से झुक गई और संजू से मुस्कुराते हुए देख रहा था। युवराज श्रद्धा को लेकर छत पर आ गया था। क्या हुआ युवराज, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? वहाँ सब हमें ढूंढ रहे होंगे। श्रद्धा ने युवराज को देखते हुए पूछा तो युवराज उसे रेलिंग की ओर ले गया और नीचे की तरफ दिखाते हुए बोला, सब अपने नाच गाने में इतना व्यस्त हैं, तुम्हें लगता है कोई हमें ढूंढ रहा होगा? श्रद्धा ने देखा, वाकई सब लोग अपने ही में ही मगन थे। अच्छा, पर ये तो बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें हल्दी नहीं लगानी थी ना मैंने, इसीलिए। युवराज ने अपने हाथ में लाई हल्दी उसे लगाते हुए कहा तो श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रद्धा ने भी अपने गाल से हल्दी लेकर युवराज के गाल पर हल्दी लगा दी। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, युवराज ने कहा। क्या? श्रद्धा चहकती हुई बोली। पहले अपनी आंखें बंद करो, मुंह बनाते हुए श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर दी तो युवराज ने अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालकर श्रद्धा को पहना दिया। श्रद्धा ने जब वो ब्रेसलेट देखा तो खुश होते हुए बोली, कितना प्यारा है ये। अच्छा, तो उस दिन आपने यही लिया था? श्रद्धा ने याद करते हुए कहा तो युवराज बस मुस्कुरा दिया। पर मैं तो कुछ नहीं लाई आपके लिए,
श्रद्धा उदास होते हुए बोली, ऐसा नहीं है, तुम अब भी मुझे गिफ्ट दे सकती हो। बोलते हुए युवराज ने श्रद्धा को शरारती नजरों से देखा। क्या? श्रद्धा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। मेरी मासूम सी बीवी को हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, युवराज ने उसका नाक पकड़ते हुए कहा। बीवी शब्द सुनते ही श्रद्धा के मन में कई तरंगी एक साथ उठ गई। अपने भावों को छुपाती हुई वो बोली, क्या कहना चाहते हो आप? युवराज ने उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने पास खींच लिया और उसके हाथों को अपनी कमर से लपेट दिया। उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए बोला, अब भी समझाना पड़ेगा या समझ चुकी हो कि मुझे क्या चाहिए? युवराज की गहरी भूरी आंखों में डूबी श्रद्धा लाख कोशिशों के बाद भी उनसे बाहर नहीं आ पा रही थी, जिसे देख युवराज ने कहा, तुम्हारा ही हूँ, बाद में देख लेना, फिलहाल तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। उसके बात को समझते हुए श्रद्धा ने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से चली गई। उसे जाते देख युवराज का मुंह छोटा सा हो गया। सीढ़ियों तक पहुंची श्रद्धा भागते हुए वापस आई और युवराज के गाल पर किस करके वापस भाग गई। युवराज भौचक्का सा वहाँ खड़ा रह गया और कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन शिप्रा को लेकर पूल के पास पहुंचा तो शिप्रा की आंखों में चमक आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे सबके बीच से लेकर आए हैं, शिप्रा ने अर्जुन के पीछे चलते हुए कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूल के पानी में पैर डालकर बैठ गया। शिप्रा भी उसके पास बैठते हुए बोली, हल्दी नहीं लगाएंगे आप मुझे? अर्जुन भी चुप था, उसकी नज़रें पूल के पानी को घूर रही थी। शिप्रा को समझ ही नहीं आया कि आखिर अर्जुन को हुआ क्या है। उसने अर्जुन का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखें देख वो दंग रह गई। क्या हुआ अर्जुन, आपकी आंखें? वो आगे कुछ बोल भी नहीं पाई और अर्जुन उसके गले से लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। अर्जुन पहले कभी उसके सामने इस तरह से नहीं रोया था। आप मुझे डरा रहे हैं अर्जुन, प्लीज़ बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलते हुए शिप्रा ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए, पर अर्जुन अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। शिप्रा ने अब उसे कुछ भी नहीं कहा और उसकी पीठ सहलाते हुए उसके चुप होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन थोड़ा नॉर्मल हुआ तो शिप्रा से अलग होकर उसे देखने लगी। शिप्रा की भी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज हमारी हल्दी है, कितना खुश थी तुम और मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। शिप्रा के आंसू पोंछते हुए अर्जुन ने कहा, अब तो बताइए क्या हुआ है? शिप्रा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। शिप्रा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर यहाँ आने के 2 रोज़ पहले मैं गांव गया था, बाबा के घर। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? पर क्यों? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शिप्रा ने एक साथ कई सारे सवाल डाल दिए। उस रोज़ पे श्रद्धा के घर पर बैठा मैं यही सब सोच रहा था कि वहाँ युव आया, और बताते हुए अर्जुन उस दिन के बारे में सोचने लगा। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ खोया है? युवराज ने अर्जुन को हिलाते हुए पूछा तो अर्जुन और हैरानी से उसे देखने लगा। कुछ नहीं, वो बस तू बता क्या बोल रहा था? अपने माथे पर उंगली घुमाते हुए अर्जुन ने कहा। युवराज उसके पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, बता क्या बात है? मुझे हमेशा से एक बात का अफसोस है और शायद आगे भी रहे कि मैं बाबा से एक बार भी बात नहीं कर पाया। मेरे मन में आज भी उनके लिए गुस्सा है और शायद नफ़रत भी। अगर मैं उनसे लड़ पाता, अपने सवाल कर पाता, तो हो सकता है वो गुस्सा और नफ़रत कुछ हद तक कम हो जाते। मैंने हमेशा माँ को गलत समझा, पर वो अपनी जगह सही थी। अर्जुन ने एक ही सांस में सब कह डाला। बस इतनी सी बात? युवराज ने कहा तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। सुन, तेरी परेशानी का एक ही इलाज है, माफ़ी पाना और माफ़ करना। अर्जुन अब भी उसे देख रहा था तो युवराज ने आगे कहा, माँ से माफ़ी पाना और बाबा को माफ़ करना, और उसके लिए तुझे गांव जाना होगा। क्या वो अपनाएंगी मुझे? अर्जुन ने एक उम्मीद के साथ पूछा। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो तुझे ना अपनाए, पर माफ़ी मांगना तेरा फ़र्ज़ बनता है, युवराज ने कहा तो अर्जुन ने भी हाँ में सर हिला दिया। चल अब अपनी शक्ल सही कर और कल सुबह ही निकल जाना गांव के लिए, युवराज ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थैंक्स युव, अर्जुन ने कहा तो युवराज मुंह बनाते हुए बोला, रिश्ता बदल गया है इसीलिए थैंक्स बोल रहा है ना? अर्जुन ने उसे अपने गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा। अपनी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी, रिश्ता चाहे कुछ भी हो। अगले दिन सुबह जल्दी ही मैं नासिक के लिए निकल गया। तुझे कुछ भी बताने के लिए मैंने ही युव को मना किया था।
सोचा अगर माँ मान गई तो ही बताऊंगा। उस गांव में घुसते ही मेरा दिल बेचैन हो गया और सभी पड़ोसियों की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी कि मैं बाबा की देखभाल नहीं कर पाया। घर के बाहर तक तो पहुंच चुका था पर अंदर कदम रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे अपने मन को समझाकर अंदर पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ 8-10 औरतें सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी और माँ उन्हें कुछ समझा रही थी। माँ, अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कुसुम जी को आवाज़ दी। कुसुम जी ने पलटकर देखा तो अर्जुन को वहाँ देख हैरान हो गई। तुम? कुसुम जी उसे देखते ही क्रोध में आ गई। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि सभी औरतों को अपनी ओर देखते पाकर उन्होंने सबसे कहा, आप सभी काम कीजिए, मैं अभी आई। वो अर्जुन की कलाई पकड़ उसे अपने पास वाले कमरे में ले गई और उसका हाथ छोड़कर दरवाज़ा बंद कर बोलने लगी, क्यों आए हो यहाँ? पहले ही बात हो चुकी है, ये घर तुम्हें नहीं दूंगी मैं। वो आगे कुछ भी बोल पाई नहीं और अर्जुन उनके गले लग गया। कुसुम जी के मुंह से एक शब्द ना निकल पाया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई और हाथ हवा में ही रह गए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी माँ मुझे दे दो। उनसे अलग होकर अर्जुन ने कहा, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, मर चुकी है तुम्हारी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। जिसकी बात आप कर रही हैं उन्हें मैं जानता तक नहीं। मेरे लिए मेरी माँ हमेशा से आप ही थी। हाँ, जब आप छोड़कर चली गई थी तब बहुत गुस्सा आया था आप पर, यहाँ तक कि नफ़रत करने लगा था आपसे। पर मेरी नफ़रत गलत थी और आप सही। अर्जुन ने उनके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता और ये सब बातें तुम कर ही क्यों रहे हो? उन्होंने अपना मुंह फेरते हुए कहा। अर्जुन ने उनके कदमों में बैठ उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिसे कुसुम जी ने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो नम आंखों के साथ बोली, माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, जो बाबा ने आपके साथ किया उसके लिए, जो मुझे जन्म देने वाली माँ की वजह से आपको दर्द मिला उसके लिए, और जो मैंने आपको इतने साल गलत समझा उसके लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब से अगर अब मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। उन्होंने अपनी आंखों में एक आंसू को छुपाते हुए कहा, कुछ दिनों में मेरी शादी है। अगर ज़िंदगी के एक भी पल में कभी आपने मुझे अपना बेटा समझा है तो आप वहाँ ज़रूर आइएगा। अर्जुन ने खड़े होकर कहा तो उन्हें वो पल याद आ गए जब सब कुछ भूलकर वो अर्जुन को अपनाने लगी थी। जब बहुत मना करने पर भी अर्जुन उनसे चिपक कर सोता था और धीरे धीरे उसे अपनी ममता के आंचल में लपेटकर सुलाना उनकी भी आदत होने लगी थी। पर अगले ही पल उन्हें अर्जुन का वजूद याद आ गया और साथ ही याद आ गई अपनी बेटी। गलत उम्मीद कर रहे हो, उन्होंने नज़र चुराते हुए कहा। सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ, आपके आने का और आपकी माफ़ी का इंतज़ार रहेगा मुझे। बोलकर अर्जुन कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि कुसुम जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम्हारे बाबा का घर है, यहाँ तक आए हो तो खाना खा कर जाना, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बाबा के कमरे की ओर बढ़ गया। बाबा की हार लगी तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे अपना बचपन याद आ गया कि कैसे बाबा हर वक्त उसका ध्यान रखते थे। उनकी पूरी कोशिश रहती कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे, आपने तो मुझे शिकायत तक करने का मौका नहीं दिया। लड़ना चाहता था आपसे, जवाब चाहता था आपसे, पर आपने तो पहले ही हार मान ली। अब जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता बाबा, और आपकी मुक्ति मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने मन के सारे गिले शिकवे निकाल कर आज मैं आपको माफ़ करता हूँ। अर्जुन ज़मीन पर बैठा फ़ोटो से बातें कर रहा था। बाबा के पास एक छोटी सी बच्ची की फ़ोटो थी जो शायद उसकी बहन अवी की थी। उस पर हाथ फेरते हुए वो बोला, काश कि तू हमारे साथ होती तो शायद आज सब कुछ अच्छा होता। कैसे समझाऊं माँ को कि उस दिन मैंने तुझे बचाने की कितनी कोशिश की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जानती है, श्रद्धा बिल्कुल तुझसे लगती है। माँ को उससे मिलाना चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी में उन्हें उनकी अवी लौटाना चाहता हूँ। बस वो मुझे माफ़ कर दे। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और साथ ही बाहर दरवाजे पर खड़ी कुसुम जी की भी आंखों से। कुछ देर वहाँ रुककर माँ के हाथों का बना खाना खाकर अर्जुन वहाँ से निकल गया और जाते जाते टेबल पर अपनी शादी का कार्ड रख गया जो उसने खुद बनाया था। ना जाने कुसुम जी के मन में क्या था, पर अर्जुन को उम्मीद इस बात से बंधी कि उन्हें आज भी अर्जुन की पसंद याद थी और उन्होंने अर्जुन के लिए वही बनाया।
मैं अपनी ही ग्लानि में घुट रहा हूँ शिप्रा। मुझे माँ से माफ़ी चाहिए और बाबा से हुई नफ़रत से छुटकारा। मैं फिर से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। आज मैं लौटते हुए अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग गया और हाथ कांपने लगे। शिप्रा ने जल्दी से अपने हाथों में पानी भरा और अर्जुन के चेहरे पर फेंक दिया। तब जाकर अर्जुन होश में आया और शिप्रा ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। वो ज़रूर आएगी अर्जुन, मेरा मन कहता है, शिप्रा ने अर्जुन की पीठ सहलाते हुए कहा। पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद किए शिप्रा की गोद में सर रख लिया। कुछ देर बाद अर्जुन नॉर्मल हो चुका था और शिप्रा से अलग होकर उसे देखने लगा। क्या देख रहे हो? शिप्रा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा। यही कि तुमने मुझे हल्दी नहीं लगाई, अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो सोच रहा था कि कितनी समझदार हो चुकी है उसकी शिप्रा। शिप्रा के पास उस वक्त हल्दी तो नहीं थी, पर जब उसकी नज़र पूल के पानी पर गई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अपने हाथों को थोड़ा गीला कर अपने गाल पर लगाया, फिर वो हल्दी अर्जुन के गाल पर लगा दी। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए उसके नाक पर हल्दी लगा दी और एक बार फिर दोनों गले लग गए। कुछ ही देर में तीनों ही कपल भीड़ का हिस्सा बन गए और फिर शुरू हुई वहाँ पूल पार्टी, जहाँ दीवारों की ऊपर की ओर लगे शावर से पानी आ रहा था और डीजे बाबू भी पूरे जोश में था। कोई पूल में एक दूसरे को धक्का दे रहा था तो कोई खाने पीने में व्यस्त था, कोई शावर में नाच रहा था तो कोई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। पानी में मस्ती करने के बाद सभी लोग बुरी तरह से थक चुके थे तो अपने अपने कमरों में जाकर सब सो गए। 7 दिन की शादी का यही फ़ायदा था, सभी फंक्शन आराम से हो रहे थे और सब एंजॉय भी खूब कर रहे थे। रात को खाने का सारा अरेंजमेंट पूल साइड पर किया गया था। सभी डिनर कर रहे थे कि सदे ने सबसे कहा, आप सभी अपना डिनर खत्म करके गार्डन में आ जाएं। सब सोचने लगे कि आखिर ये क्या कर रहा है, पर ठीक है, कुछ देर में तो सबको पता चलना ही था, इसीलिए सब खाने में दिमाग लगाने लगे। गार्डन में एक छोटा सा स्टेज बना था, जहाँ पीछे की ओर सभी दुल्हा दुल्हन की फ़ोटो का बैनर लगा हुआ था और साथ ही लगा था नेहा और अनंत का भी बड़ा सा पोस्टर। सामने की ओर घरवालों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थी। दुल्हा दुल्हन और नेहा अनंत के लिए वहीं कुर्सियों के आगे ही सोफे लगे थे। ये सब देखकर नेहा की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत ही साधारण तरीके से जो हुई थी, यहाँ तक कि उसमें कोई खुश भी नहीं था। नेहा की नम मगर मुस्कुराती आंखें देखकर सभी के चेहरों पर भी मुस्कान थी, खासकर अनंत के चेहरे पर। सबने आकर उन दोनों को गले से लगा लिया। जब सब लोग देखने लगे तो अर्जुन ने कहा, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस पे मेरा कोई रोल नहीं है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, तो अपनी सोच को ज़रा विराम दीजिए और आनंद उठाइए आज के प्रोग्राम का, जो हम बच्चों ने तैयार किया है आप सभी के और ख़ासकर हमारे दुल्हा दुल्हन के लिए। स्टेज पर घूमते हुए काजोल ने हाथ में पकड़े माइक में बोला तो सबने एक साथ तालियां बजा दी। कुछ ही देर में स्टेज पर काजोल और सदे आ चुके थे, जिनका लुक बिल्कुल नेहा और अनंत जैसा था। सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे और नेहा तो अपनी पलकें तक झपकना भूल गई। साड़ी पहने नेहा काजोल सफाई कर रही थी कि अनंत सदे ने उसका पल्लू पीछे से पकड़ लिया। जब नेहा ने उसको घूर कर देखा और अनंत लाइव डीजे के गाने पर लिपसिंग करने लगा। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। और गाते हुए वो नेहा के कदमों में घुटनों पर बैठ गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए अनंत को हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और गाने लगी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। नेहा और अनंत सामने सोफे पर बैठे काजोल और सदै में ही खुद को देख रहे थे। उन दोनों को गुम देखकर बाकी सब मुस्कुरा दिए। संजू ने जब जोरदार सीटी बजाई तब जाकर दोनों का ध्यान टूटा और शर्माकर नेहा ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। हाथों में माइक ले स्टेज पर सानिया आई और अर्जुन शिप्रा की ओर देखते हुए बोली, अब बारी है हमारे पहले दुल्हा और दुल्हन की। देख लीजिए अर्जुन जीजू, दीदी को आपसे क्या शिकायतें हैं। सानिया स्टेज से एक तरफ हो चुकी थी और अब वहाँ आ गए थे सदे और खुशी, जो अर्जुन और शिप्रा का लुक लिए हुए थे। गंभीर सा चेहरा बनाए अर्जुन सदै अपने काम में डूबा हुआ था और स्टाइलिश कपड़े पहने शिप्रा खुशी घास के उसके कोनों में गुदगुदी कर रही थी, जिससे अर्जुन सदै इरिटेट हो रहा था। तू तो साडी कहर नहीं करदा, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, और मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। गाने के ख़त्म होते ही एक बार फिर वहाँ पर तालियों की आवाज़ गूंज गई और शिप्रा तो अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ
अर्जुन को ही देख रही थी, मानो कहना चाहती हो कि हाँ, ये गाना सचमुच उसकी तरफ से था। पलकें झपकते ही अर्जुन वहाँ से गायब हो गया और शिप्रा की नज़रें बेचैनी से उसे ढूंढने लगी कि अगले ही पल उसे स्टेज पर से आवाज़ आई, जहाँ अर्जुन बना सदैव और शिप्रा बनी खुशी डांस कर रहे थे और रियल वाला अर्जुन हाथ में माइक लिए गाना गा रहा था। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ। शिप्रा के होठों पर अब मुस्कान थी, वो खुद को रोक नहीं पाई और स्टेज पर जाकर अर्जुन के गले से लग गई। सब आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। विशाल जी ने अनामिका जी की और अनामिका जी ने विशाल जी की आंखें बंद कर दी। सब हमें ही देख रहे हैं शिप्रा, अर्जुन ने धीरे से उसके कान में कहा। देखने दो, शिप्रा ने वैसे ही कहा और अर्जुन को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर अर्जुन भी मुस्कुरा दिया और उसे लेकर स्टेज से नीचे आ गया। हाथों में माइक पकड़े इस बार काजोल स्टेज पर थी। हमारी अगली जोड़ी तो बड़ी ही कमाल है, मतलब एक बिल्कुल समझदार है तो दूसरा उतना ही शरारती, एक शांत है तो दूसरा तूफान, एक में परिपक्वता है तो दूसरे में भर भर कर बचपना। वो बोल ही रही थी कि अपने गले की खराश मिटाते हुए संजू ने अपना कॉलर ऊपर उठा लिया, जिसे देखकर सबको हंसी आ गई। रत्ना बनी सानिया स्टेज के एक तरफ से आ रही थी और संजू बना कृष्णमा दूसरी तरफ से। दोनों ही आपस में टकरा गए। संजू नीचे और रत्ना उसके ऊपर थी और दोनों की नजरें उलझी हुई थी। ये सीन देखते संजू ने एक बार फिर से सीटी बजा दी और रत्ना ने शर्म के मारे अपना चेहरा नेहा की साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। संजू यानी कृष, रत्ना सानिया की आंखों में देखते हुए, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। रत्ना, सानिया उठकर वहाँ से जाने को हुई कि कृष्ण ने उसकी कलाई पकड़ ली। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, उसे घुमाकर अपने करीब लाते हुए। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत है में है कितना असर देखो ना। अब देखते हैं हमारी प्यारी भाभी का हमारे भैया के बारे में क्या ख्याल है। स्टेज पर एक और खड़े होकर ही काजोल ने कहा। रत्ना सानिया शर्माकर नजरें झुकाते हुए, अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में वो दीवानापन, वो मासूमियत, शरारत भी है। संजू ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दी और श्रद्धा ने पीछे से उसका शर्ट पकड़कर उसे खींचकर बैठा दिया। हाथों में माइक पकड़े एक बार फिर सानिया स्टेज पर थी। हमारी अगली जोड़ी के प्यार को अगर हम बचपन का प्यार कहें तो गलत नहीं होगा। सच में जिस उम्र में हम खेलने में दिमाग लगाते हैं, इनका पहला ब्रेकअप हो चुका था। युवराज ने जब दूर से ही उसे घूरा तो वह चलते से स्टेज से हटकर एक तरफ हो गई। इस बार सदैव युवराज बना था तो काजोल श्रद्धा। श्रद्धा बनी काजोल अपनी किताबों में ही खोई थी कि युवराज बने सदैव ने उसे प्यार से देखते हुए गिटार हाथ में लेकर गाना शुरू किया। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सोफे पर बैठा युवराज प्यार से श्रद्धा को ही देख रहा था। सच में कितनी मासूम लग रही थी वो, और उसकी नज़रों की तपन खुद पर महसूस करते हुए श्रद्धा ने अपनी नज़रें युवराज पर कर दी। वो एक दूसरे में ही खोए थे कि स्टेज पर गाना बजा जो श्रद्धा की तरफ से था। श्रद्धा काजोल को घुमाते हुए युवराज सदैव ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, हो तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, तूने लगाया गले से मेरे दिल को करार आया, ओ तेरी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। वहाँ बैठे सभी लोग बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। सभी कपल से उन्हें गले से लगा लिया। सब नीचे खड़े बातें ही कर रहे थे कि फिर से स्टेज पर से आवाज़ आई। सबने जब उधर देखा तो दंग रह गए। स्टेज पर मीना जी लड़के का रूप लिए खड़ी थी और उनके साथ कोई घूंघट में था। जब सबने गौर से देखा तो घूंघट के पीछे अनामिका जी का चेहरा नजर आया। उन्हें देखकर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मीना जी अनामिका जी को घूंघट में छेड़ते हुए डांस कर रही थी। ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है ज़रूरी, धक धक बोले दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी कहना चाहूँ तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटिए कितनी रातें, तू छत पर भी आ जा झलक दिखला भी जा। अनामिका जी भी शर्माते हुए नाच रही थी। हाल है जो तेरा वही हाल है मेरा, पिया हाल वही है मेरा, करूँ प्यार चोरी चोरी,
तौबा इतनी मजबूरी कि मेरा दिल थक थक बोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी। अनामिका जी को इस तरह देखकर विशाल जी का मुंह तो मुंह खुला ही रह गया, जिसे पास खड़े उनके भाई ने बंद किया और वो झेप गए। आज का प्रोग्राम तो सभी लोगों के लिए सरप्राइज था। काफी देर नाच गाने के बाद सब सोने चले गए। राही, रत्ना और शिप्रा तो अपने एहसासों को समेटे आंखें बंद किए लेटे हुए थे, पर आंखों में नींद किसी के नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल लड़कों का भी था। आज जो गाने उनके कजिन्स ने चुने थे वो हकीकत में उनका हाल दिल बयां कर रहे थे। आज मेहंदी का फंक्शन था और सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पास और दूर के बुआ, फूफा, मामा, मौसी, उनके बच्चे। मुंबई से शिवन्या, चेतन, छोटू भी आ चुके थे। बाकी सभी शादी के लिए पहले दिन ही आने वाले थे। मेहंदी भी सबके गार्डन में ही हो रही थी। गुलाबी रंग की थीम पर पूरा डेकोरेशन हुआ था, जो काबिले तारीफ लग रहा था। आज मेहमानों के आ जाने की वजह से अर्जुन काफ़ी बिजी था। हालांकि उसकी मुंबई वाली और लोकल उदयपुर वाली दोनों ही टीम इतनी अच्छी थी कि उसे ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था। लास्ट मोमेंट पर होने वाले चेंजेस के लिए भी वो तैयार रहते थे। तीनों दुल्हनों ने मैरून रंग का गाउन पहना था, जो घुटनों से थोड़ा ही नीचे था। बस पैटर्न सबका अलग अलग था। तीनों दुल्हों ने उनसे मिलते हुए रंग के कुर्ते जीन्स के साथ पहने थे। सभी लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए बैठ चुकी थी कि श्रद्धा उठकर शिप्रा के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उस पर अर्जुन का नाम लिख दिया। बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे, पर शिप्रा की आंखों में आंसू थे। तुझे याद था? नम आंखों से शिप्रा ने पूछा तो श्रद्धा भी अपने आंसू को बाहर निकालने से रोकती हुई बोली, तुझसे जुड़ी कोई भी बात मैं भूल भी नहीं सकती। दरअसल एक बार स्कूल में शिप्रा ने उससे कहा था कि जब हम बड़े होंगे और हमारी शादी होगी ना, तो सबसे पहले मेहंदी हम ही एक दूसरे को लगाएंगे। इस बात पर श्रद्धा ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा था। इतना दूर का कौन सोचता है? और अपने दांत दिखाते हुए शिप्रा बोली थी, मैं। फिर शिप्रा ने भी श्रद्धा के हाथों में युवराज का नाम लिख दिया और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। रत्ना के हाथों में भी पहले शगुन की मेहंदी नेहा ने लगाई और फिर आगे का काम मेहंदी वाली ने किया। तीनों दुल्हनों के साथ साथ बाकी सभी औरतों की भी मेहंदी लग चुकी थी और सभी पुरुष वर्ग वहाँ का कार्यभार संभालने में लगे हुए थे। मीना जी ने जब मेहंदी लगाने से इनकार किया तो सभी उन्हें एक साथ ज्ञान देने लगे और हार कर उन्होंने भी मेहंदी लगवा ही ली। सबने अनंत को बस नेहा की जिम्मेदारी दी हुई थी। शिवन्या का बस इतना कहना था कि ऐसे वक्त में माँ का पेट ज़्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए। फिर क्या था, आते जाते कोई ना कोई उसके हाथ में कुछ खाने या पीने की चीज़ थमा देता और बेचारा अनंत मुंह बनाते हुए उसे नेहा के पास ले जाता और उन्हें देखकर सब मंद मंद मुस्कुरा देते। नेहा तो शर्म से लाल हुई जा रही थी। ये लीजिए, भाभी को जूस दे आइए। संजू ने उसे ग्लास पकड़ाते हुए कहा तो अनंत उसे हैरानी से देखने लगा और आंखों को बड़ी करते हुए बोला, अभी 5 मिनट पहले ही तो नारियल पानी ले गया था, इतना कितना खाएगी? गर्मी का टाइम है भाई, हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। आपको ध्यान है ना शिवन्या ने क्या कहा था? संजू बोल ही रहा था कि उसके हाथों से ग्लास लेते हुए अनंत बोला, बस बस पता है मुझे, हर बार यही बात बोलकर भेज देते हो तुम सब मुझे। और मुंह बनाते हुए वो वहाँ से चला गया। अगर नेहा भाभी की जगह कोई और होती तो अब तक तो अनंत का सर फूट चुका होता। अर्जुन ने संजू से कहा, पर संजू की बड़ी होती आंखें देख उसने भी उसके नजरों का पीछा किया तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब अगर आप कुछ भी लेकर आए तो उसी से आपका सर फोड़ दूंगी, गुस्से से चिल्लाते हुए नेहा ने कहा। अनंत उसे हैरानी से देख रहा था और बाकी सबका मुंह तो खुला ही रह गया। नेहा से ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ऊंची आवाज़ से तो उसका बैर था, अब मुझे घूर क्या रहे हैं, ले जाइए इसे और अब कुछ भी खाने या पीने का सामान मेरे सामने मत लाइएगा। नेहा ने गुस्से से कहा तो अनंत तो बिना कुछ कहे बेचारा सा मुंह बनाकर वहां से भाग गया। संजू, युवराज और अर्जुन मिलकर उस पर हंस रहे थे तो अनंत पास में पड़ी टेंट वालों की लकड़ी उठाकर तीरों को ही मारने लगा। अरे दुल्हे हैं हम भाई, अभी दुल्हागिरी निकालता हूँ तुम सबकी। मेहंदी लगने पर सभी जेंट्स ने खाने की प्लेट ली और लेडीज के पास पहुंच गए। विशाल जी शिप्रा को, नरेंद्र जी रत्ना को और अर्जुन श्रद्धा को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे तो युवराज अनामिका जी को और संजू मीना जी को खाना खिला रहे थे। हाथों में खाने की प्लेट पकड़े अनंत इसी उलझन में था कि नेहा के पास जाए या ना जाए, और इधर नेहा को जोरों की भूख लग रही थी। शर्म करिए आप, यहाँ बीवी भूखी है और आप अकेले ही खाना खा रहे हैं। नेहा ने अनंत के हाथों में प्लेट देखी तो गुस्से से बोली, पर तुमने ही तो। अनंत बोल ही रहा था कि नेहा उसे चुप कराते हुए बोली,
अब रहने दीजिए आप, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि आपसे बहस करूं। जल्दी से खाना खिलाइए। नेहा पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें देखकर फिर से सबको हंसी आ गई और अनंत पर तरस भी। माँ, ये नेहा भाभी को हुआ क्या है? वो तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। खाना खिलाते हुए संजू ने मीना जी से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसे तकलीफ होती होगी पर किसी से कुछ कहती नहीं है ना, तो लगता है अब ज़रा चिड़चिड़ी हो गई है। कहते हुए दोनों अनंत और नेहा की ओर देखने लगे, जहाँ नेहा के इतने गुस्से के बाद भी अनंत उसे मुस्कुराते हुए प्यार से खाना खिला रहा था। खाने के बाद दुल्हो और बाकी सभी लड़कों के हाथ में मेहंदी लगी। दुल्हों के हाथों में अपनी दुल्हन की फ़ोटो बनाई गई थी, तो सभी ने बस दुल्हा दुल्हन के नाम लिखवाए। नेहा को अनंत ने सुला दिया था और उसने भी सबके नाम अपने हाथों में लिखवा लिए। डीजे पर गाने बजते सभी औरतें डांस कर रही थी। शादी में 3 ही चीज़ों का तो आनंद होता है, खाना, पहनना और नाचना। बाकी दुल्हा दुल्हन की किसको पड़ी है। म्हारे आंगन लगी हाथ में बंदेरे नाम दी, आई शुभ घड़ी देखो म्हारे आंगन आजरी, आई शुभ घड़ी देखो म्हारे आंगन आजरी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो म्हारे आंगन आजरी। सभी दुल्हों और दुल्हनों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि अब वो अकेले में आपस में ना मिले। सारे रिश्तेदार आ चुके थे तो फालतू किसी को कोई बात बनाने का मौका ना मिले, जिसे सर झुकाकर सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर संजू का मुंह बन गया। पर मुझे एक बार रत्ना से बात करनी है। बस इतना बोलते ही संजू रत्ना का हाथ पकड़ उसे एक तरफ ले आया। किसी को ना तो कुछ समझ आया और ना ही कुछ रिएक्ट करने का टाइम मिला। क्या है ये लड़का? मीना जी बड़बड़ाई तो अनामिका जी ने मुस्कुराते हुए कंधे पर अपना हाथ रख दिया और बाकी सब अब उन्हें ही देख रहे थे। क्या तुम लोगों को भी आपस में कुछ बात करनी है? अनामिका जी ने सबको घूरते हुए पूछा तो सबने ना में सर हिला दिया, पर शिप्रा का सर हाँ में हिल रहा था। चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में, कल जल्दी उठना है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं कल। मीना जी बोली तो सभी अपने अपने कमरों में भाग गए। इधर रत्ना आंखें फाड़े संजू को देख रही थी। ये क्या हरकत थी संजू? सब लोग रत्ना के आगे बोलने से पहले ही संजू ने उसके कान में बड़ा सा झुमका निकाला तो उसके बोलते बंद हो गई और वो उसे देखने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, ये क्या कर रहे हो संजू? श्श्श, आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती? डरती हैं क्या मुझसे? बोलते हुए संजू ने उसके दूसरे कान में भी झुमका निकाल दिया। रत्ना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब उसकी वजह क्या थी? भारी भारी झुमके संजू की करीबी, ये तो रत्ना भी नहीं समझ पाई। उसके बंद आंखें देखकर संजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। आंखें खोलिए, संजू ने सर्द लहजे में कहा तो रत्ना ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। रत्ना की हथेली अपने हाथ में लेकर उसने खोले हुए झुमके उस पर गिरा दिए। फिर एक बॉक्स उस पर रखते हुए बोला, कल से शादी होने तक आप यही पहनेंगी। क्या है इसमें? आप खुद देख लीजिए। रत्ना ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत ही प्यारे झुमके थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, पहनाए क्यों नहीं? पहनाने ही थे, फिर आपके कानों की हालत देखकर रुक गया। अभी एक लोशन भिजवा दूंगा, उसे लगाकर कानों को खुला छोड़ देना, कल तक ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अब ये सारी भारी झुमके नहीं पहनना। संजू ने उस पर नजरें टिकाए ही कहा। रत्ना को उस वक्त संजू पर बड़ा प्यार आया। वो उसके गले लगने ही वाली थी कि उसे खंबे की आड़ में कोई नजर आया। उसने संजू को इशारा किया। धीरे धीरे उस ओर बढ़ गई। युवराज और श्रद्धा को वहां देख वो दोनों चौंक गए और उन्हें देख श्रद्धा और युवराज दोनों झेप गए। कोई कुछ बोलता कि सबकी नज़र एक साथ बालकनी में गई, जहां अर्जुन अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था और शिप्रा ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाया हुआ था। वो चारों वहां पहुंचकर उनके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए तो शिप्रा शर्मा गई और अर्जुन झेप गया। फिर एक साथ सभी जोर से हंस दिए। अगले दिन सबने पहले तिलक का प्रोग्राम था, जिसमें दुल्हन का भाई दूल्हे का टीका कर उसकी गोद भरता है और सभी समधी आपस में गले मिलते हैं। सबसे पहले अर्जुन का तिलक होना था तो युवराज और सदय ने उसका तिलक किया और उसे शगुन दिया। युवराज का तिलक अर्जुन ने किया था और उसे शगुन दिया। दोनों ही दोस्त आपस में गले लग गए। तिलक में दुल्हन का कोई काम नहीं था, पर फिर भी रत्ना बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही थी। बस पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट।
सामने से फोन उठाकर किसी ने कहा, कब से यही बोल रहा है तू? रत्ना ने छल्ला कर कहा। हाँ, तो एक एक सेकंड में कितना फर्क पड़ेगा ना। रखते ही तो वो वापस कॉल कर देती है तू। फिर सामने से आवाज़ आई। कुछ ही मिनटों में रत्ना के सामने एक हैंडसम सा बंदा खड़ा था जो उसका हम उम्र ही था। अरे वाह, तेरे तो चेहरे की रंगत ही बता रही है कि लड़का कितना चाहने वाला मिला है तुझे, लड़के ने रत्ना को गले लगाते हुए कहा। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया तो वो बोला, सुन, ये जो तेरे गालों पर रंगत छाई है, मेकअप का परिणाम है या इश्क का इनाम है? सेम, रत्ना ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। बातें बाद में कर लेना, अभी जल्दी अंदर चल, तेरा ही इंतजार हो रहा है। सैम, जिसका पूरा नाम समय सिंघवी था, वो रत्ना की बुआ का बेटा है और रत्ना का इकलौता भाई। समय ने पहले अपना इंट्रो दिया, फिर संजू का तिलक करके उसे भी शगुन दिया। फंक्शन के बाद सबने खाना खाया और फिर मायरे का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। बस इतना कहूँगी कि इसमें एक भाई अपनी बहन को उसके बच्चे की शादी में चुनर उड़ाता है। तो क्या कर रहे हो तुम? जब सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे तो युवराज ने पूछा। इंजीनियर हूँ और पुणे में ही जॉब करता हूँ, समय ने आराम से कहा, पर इसी बीच उसका फ़ोन 2 बार बज चुका था। उठा लो, शायद ज़रूरी हो, अर्जुन ने कहा तो वो बोला, एक्चुअली आज की छुट्टी मिली नहीं थी तो वर्क फ्रॉम होम लेकर आ गया, पर इन कंपनी वालों को भी चैन ही कहाँ है, समय ने कहा और फिर फ़ोन लेकर एक और आ गया। अर्जुन बाबू और श्रद्धा ऐसे तो अच्छे ही हैं, पर आपको नहीं लगता दीदी कि थोड़े बहुत परिवार भी होना चाहिए? अनामिका जी की भाभी ने कहा जब वो दोनों मिलकर थोड़े सामान व्यवस्थित कर रही थी। उनकी बात सुनकर अनामिका जी मुस्कुरा दी और उसे अपने पास बैठाते हुए बोले, दोनों बच्चे मेरे अपने ही हैं सुधा, बचपन से देखती आ रही हूँ उन्हें, और अगर सब ऐसा ही सोचने लगे तो इन्हें परिवार मिलेगा कैसे? बात तो आपकी ठीक है दीदी, श्रद्धा का तो हमें सब पता भी है, पर अर्जुन बाबू के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में अपनी बेटी उस घर में देना। सुधा जी बोल ही रही थी कि उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। अनामिका जी ने देखा, सामने लगभग उन्हीं की उम्र की एक महिला खड़ी थी। जी? अनामिका जी उन्हें पहचानने में असमर्थ थी। जी मैं कुसुम, अर्जुन की माँ, कुसुम जी ने कहा तो अनामिका जी के चेहरे पर खुशी छा गई और वो थोड़ी नर्वस होते हुए अंदर बुलाने लगी। जी नमस्कार, आप आइए ना। शायद कुसुम जी ने सब सुन लिया था। सुधा जी को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, पर अब क्या हो सकता था, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, वो तो बस अपने मन की बात रख रही थी। औपचारिकतावश वो भी मुस्कुरा कुसुम जी से मिली, फिर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने का कहकर बाहर चली आई। कुसुम जी अनामिका जी की बेचैनी को भांप गई थी, पर वो खुद भी थोड़ी असहज हो रही थी। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आने में? बात की शुरुआत करते हुए अनामिका जी ने कहा। जी नहीं, कुसुम जी ने भी संक्षिप्त उत्तर दिया। कुछ सेकंड बाद कुसुम जी ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, जितना मैं अर्जुन को जानती और समझती हूँ, अपने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा उसने। मैं उसकी सौतेली माँ सिर्फ माँ होती है बहन जी, सगी या सौतेली नहीं। अगर आप सौतेली होती तो यहाँ आती ही नहीं। अनामिका जी ने कहा तो कुसुम जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। आज के ज़माने में भी लोग ऐसी सोच रखते हैं। अच्छा लगा जानकर, कुसुम जी मुस्कुरा दी। आप अर्जुन से मिली? अनामिका जी ने पूछा। तब तक 2 वेटर आकर नाश्ता रख गए थे। पहले आपसे मिलना चाहती थी, जानना चाहती थी कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, और मेरे यहाँ होने से आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। कुसुम जी ने पानी का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा और आगे बोली, पर अच्छा लगा आपसे मिलकर। विश्वास है मुझे कि जितनी सुलझी हुई आप हैं उतनी ही आपकी बेटी भी होगी। कुछ देर बातें करने के बाद कुसुम जी को एक कमरा दे दिया गया जहाँ उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने को कहा गया। अर्जुन के अलावा सबको पता चल चुका था कि उसकी माँ यहाँ पहुँच चुकी है। रत्ना शिप्रा को साड़ी पहना रही थी क्योंकि वो पहली बार अपने सास से जो मिलने वाली थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। शिप्रा को साड़ी में देख अर्जुन की सांसें ही अटक गई। साड़ी में शिप्रा का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लग रहा था। अर्जुन का हाथ पकड़ वो उसे कुसुम जी के कमरे के बाहर ले आई। अर्जुन जो मदहोशी में ही उसके साथ चल रहा था वहाँ तक आ गया था। अब जाकर होश में आया। शिप्रा, फिर हम यहाँ क्या? अर्जुन के आगे बोलने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और उसके सामने खड़ी थी उसकी माँ।
अपने मुंह पर हाथ रखे अर्जुन हैरानी से उन्हें देख रहा था। आगे बढ़कर उसने कुसुम जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना आसान था अर्जुन के लिए माँ का साथ पाना, कितना आसान था कुसुम जी के लिए अपनी सूनी गोद को हरी करना। बस एक पहल करनी थी, माफ़ी की। कुसुम जी की नज़र जब पीछे गई शिप्रा पर गई तो उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। शिप्रा ने भी उनके पैर छुए और कुसुम जी ने भी उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। शिप्रा की भी आंखें थोड़ी नम हो गई। मुझे लगा आप नहीं आओगे, अर्जुन ने कहा। तुम्हारी भेजी 2 दिन पहले की टिकट पर ही मैं आने वाली थी, पर अचानक ही हमारे यहाँ सिलाई का काम संभालने वाली चमना ताई की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए तब नहीं आ पाई, कुसुम जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा और शिप्रा को भी अपने पास बिठा दिया। अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं होना माँ, अर्जुन ने उनके घुटनों में बैठते हुए उनकी गोद में अपना सर रखते हुए पूछा। तो शिप्रा और कुसुम जी दोनों की आंखें भर आई। नहीं बेटा, बल्कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था। तुम तो मुझे सही मायने में अपनी माँ मानते थे, मैं ही तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। कुसुम जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए और अब पुरानी बातें को भूल जाइए, अर्जुन ने आगे कहा और उनके हाथ को चूम लिया। आप यहाँ हैं भाई, और मैं आपको हर घर में ढूंढते। कमरे के बाहर से गुजरते हुए जब श्रद्धा की नज़र अंदर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे अर्जुन पर पड़ी तो वो अंदर आते हुए बोल ही रही थी, पर सोफे पर बैठी औरत और साड़ी में बैठी शिप्रा को देखकर वो चुप हो गई। तुम श्रद्धा हो ना? कुसुम जी ने उठकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तो श्रद्धा के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। जी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ श्रद्धा ने कहा और उनके पैर छू लिए। माफ़ कीजिएगा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, उनसे आगे कहा। क्योंकि हम पहली बार जो मिल रहे हैं, कुसुम जी उसे बहुत प्यार से देखते हुए कह रही थी। ये हमारी अवी के जैसी लगती है ना माँ, अर्जुन ने उसके पास आते हुए कहा। तो श्रद्धा हैरानी से उन दोनों को देखने लगी और मन ही मन बोली, माँ ये अवी के जैसी लगती है या नहीं वो तो नहीं पता, पर इसकी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं और तुम्हारी बातों से अब मुझे भी इसमें वही नज़र आ रही है। आज अगर वो होती तो शायद ऐसी ही लगती। कुसुम जी अब भी श्रद्धा को निहार रही थी, पर अवी को याद करते हुए अर्जुन और उनकी दोनों की आंखें नम हो गई थी। आंटी, श्रद्धा बोल ही रही थी कि उसे देखते हुए कुसुम जी ने एकदम से कहा, माँ कह सकती हो मुझे प्लीज़। श्रद्धा बिना कुछ कहे उनके गले से लग गई। उसकी भी आंखें बह चली। अर्जुन ने भी उन दोनों को गले से लगा लिया और इशारे से शिप्रा को अपने पास बुलाया, जो दूर खड़ी बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। आज अर्जुन, श्रद्धा और कुसुम जी तीनों ही एक परिवार को मिल चुका था और शिप्रा को भी अपना ससुराल। शाम को ही संगीत था तो अर्जुन सारे अरेंजमेंट्स देख रहा था। आज उसकी खुशी अलग ही स्तर की थी और उसे देखकर बाकी सब भी बहुत खुश थे। दुल्हनों ने हैवी वेस्टर्न गाउन पहने थे और दुल्हों ने सूट। कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये कह पाना बहुत ही मुश्किल था, पर हाँ, देखने वालों की नज़रें उन पर जमकर रह जाती थी। अचानक से सब और लाइट्स बंद हो गई तो सब डर गए और सबसे ज़्यादा अर्जुन। पर अगले ही पल स्टेज पर एक फोकस लाइट गिरी तो सब उधर ही देखने लगे। घूंघट तोड़कर बैठी रत्ना को देख सब हैरान रह गए। सामने बैठी मीना जी की ओर देखते हुए रत्ना डांस कर रही थी और साथ ही संजू की शिकायत भी कर रही थी। नरेन जी नम आंखों से उसे देख रहे थे और संजू तो अपने होश ही गवा बैठा था। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े हैं बैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता होए, राम जी की कृपा से मैं बची। संजू भी स्टेज पर आकर रत्ना के साथ डांस करने लगा। हालांकि अपनी हरकतों से वो यहाँ भी बाज नहीं आ रहा था और उसने रत्ना की कलाई पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे रत्ना की पीठ उसके सीने से जा लगी। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे जब जब बजाए मोहन मुरलिया, छन छन छनकती है मेरी पायलिया। युवराज ने चुपके से श्रद्धा को आंख मार दी तो श्रद्धा शर्मा गई। अनामिका जी और कुसुम जी बहुत ही प्यार से उसे देख रहे थे। नैनों से जब वो करे छेड़खानी, दिल थामे रह जाए प्रेम दीवानी। सुध-बुध गवाई, नींदें उड़ाई, जो करने बैठी थी वो कर न पाई। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाला, हाय राम जी की कृपा से। श्रद्धा के स्टेज से जाती वहाँ सब अब शिप्रा आ गई। उसे देखते ही अनामिका जी की आंखें भर आई। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी भी अब सास के प्यार से वंचित तो नहीं रहेगी और परिवार में भी रहेगी।
शिप्रा अनामिका जी और मीना जी के बीच बैठी कुसुम जी की ओर देखते हुए डांस करने लगी। शिप्रा का ये अवतार अर्जुन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, वो बस उसी में खोकर रह गया। कोकुल का अनहरे दिल में समाया, मैं भाग्यशाली इन्हें मैंने पाया। अर्जुन का हाथ पकड़ शिप्रा उसे कुसुम जी के पास लेकर गई। माना कि सबके हैं ये कन्हैया कहलाएंगे पर तुम्हारे ही मैया। तीनों ही दुल्हनों ने अपनी सास के कदमों में बैठ उनकी गोद में सर रख लिया और उनकी सास ने उनका माथा चूम लिया। प्यारा पिया है तुमने दिया है, ममता के आंचल में हमको लिया है। चरणों में तेरे ओ माँ हमको रहना है, राम जी की कृपा से। एक एक करके सभी ने डांस किए। समय ने एक पंजाबी गाने पर डांस किया तो सभी लड़कियां अपना दिल हार कर रह गई। नेहा और अनंत ने एक रोमांटिक गाने पर कपल डांस किया तो चेतन और शिवन्या का गाना था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। उनका डांस इतना मज़ेदार था कि सबने खूब हूटिंग की। जारी है शादी का कार्यक्रम।